नाम अली रहीम है. Working as a manager HR, looking after operations in Zameen.com, belonging to a real estate industry, and having a core experience of HR of almost 10.5 years. चले माशाल्लाह अली रहीम साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके. हु इज नेक्स्ट? Jazakallah sir. मैं मोहम्मद उमर हूँ. जी, मैं एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता हूँ. आई बीन वर्किंग इन द एजुकेशन सेक्टर फॉर पास्ट 12 इयर्स. मैं स्टेप इंस्टीट्यूट में जो हूँ असिस्टेंट मैनेजर एचआर के रोल में हूँ, और इट्स बीन 2 years इन दैट रोल. बिफोर दैट आई वाज वर्किंग एज ए क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर इन द सेम इंस्टीट्यूट, और अभी तक तो यही है. और ये कोर्स ज्वाइन करने का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि फर्दर अंडरस्टैंडिंग हो थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटीज के बारे में रिगार्डिंग एचआर. दैट्स अबाउट इट. ग्रेट, ठीक हो गया. हु इज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम सर. एनीबॉडी नासिर जी? मेरा हाँ, मैं सर. आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको सुन नहीं पा रहा. ओके सर, अब आवाज़ आ रही है सर? हाँ, इट्स बेटर नाउ. ओके सर, नासिर हुसैन नाम है मेरा. मैं इसी यूनिवर्सिटी से हूँ जिसके इश्तिराक से ये चल रहा है सर प्रोग्राम. और मैं यहाँ यूनिवर्सिटी पे का नाम बताइए. द कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी, अच्छा अमूमन जी, CFPET के नाम से भी जानी जाती है. ये और लाहौर में मैं है? यहाँ पे नहीं सर, कराची में सर. कराची में है, ओके. जी सर. और मैं यहाँ पे एज HR कोऑर्डिनेटर भी हूँ, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी हूँ. हम्म, सही है. गुड जी. और कोई बाकी रह गए हैं? ऑल डन? जी. उस्मान है सर. करंटली मैं सऊदी अरेबिया में पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन पे. सो ये कोर्स अपना ज्वाइन नाम करने का दोबारा मेरा बेसिक बताइएगा. मकसद. उस्मान अली. जी, उस्मान अली साहब. जी. सो करंटली मैं प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब पे काम कर रहा हूँ पिछले कुछ 8 सालों से. सो हम्म. आई वाज हैविंग अ लिटिल एक्सपीरियंस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आल्सो, बट ये प्रोजेक्ट ज्वाइन करने, ये जो कोर्स ज्वाइन करने का मेरा मकसद यही था कि थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए और मोर डिटेल में. तो इसी के लिए प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, ये जो कोर्स है वो ज्वाइन किया था. बेसिकली जो चले, मेरा लर्निंग प्रोसेस था वो मतलब कि पॉलिसीज मेकिंग और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो था मेरा गोल एक्चुअली. ठीक हो गया. गुड. ऑल डन? को रह तो नहीं गया? जी सर, रब्या हियर. जी प्लीज. जी sir, my name is Rabia, and I have completed my degree in Masters in Public Administration back in 2020. After that, I have been work at the various position, like I was working with the touch tone communication as a customer support executive, and now my field is related to the human resource, so I really want to adopt this sector. So I have been working as an HR executive from the last 10 months. So basically इस कोर्स को ज्वाइन करने का मकसद ये था कि एचआर की जो लर्निंग है आजकल, जो एडवांस लर्निंग एचआर की टर्मिनोलॉजीज ईच एंड एवरीथिंग, उसके फीचर्स और उसको इन डेप्थ एक स्टडी किया जाए. सो दैट्स व्हाई आई जॉइन दिस कोर्स. चलें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया. आई होप के आपके जो कोर्स को ज्वाइन करने के ऑब्जेक्टिव थे कुछ आपने अचीव कर लिए होंगे, कुछ आज कर लेंगे, और कुछ जो बाकी आपके सेशन रह गए हैं उनमें आप अचीव कर लेंगे. तो होप फॉर द बेस्ट. मुस्तफा साहब इज वेरी थैंक यू कॉम्पिटेंट सर. पर्सन, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो. हम पिछले 20-22 साल से इकट्ठे हैं, यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे. 2002 में हमने ज्वाइन किया था, तब से हमारी दोस्ती है. तो मेरी जो थोड़ी बहुत स्पेशलाइजेशन है वो लेबर लॉ के हवाले से है. तो मैं ये समझता हूँ कि बीइंग HR प्रोफेशनल, अगर आपका लेबर लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस हद तक आप कॉम्पिटेंट मैनेजर नहीं बन सकते जिस हद तक आपको बनना चाहिए. ये जो लेबर लॉ है, ये जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो अगर फर्ज कीजिए मुझे 16 लेक्चर मिलते हैं वंस इन अ वीक, और एक लेक्चर 3 घंटे का होता है, तो ये कोर्स बेसिकली 48 आवर्स का है.
तो मैं इसको कंसाइज करके कोशिश करूंगा कि जो हमारे पास टाइम है 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का, इसमें इसको आपसे थोड़ा सा तारुफ करवा दिया जाए। तो हमारा फॉर्मेट इस तरह का होगा कि पहले मैं आपको तारुफ कराऊंगा लेबर लॉज से, और उसके बाद हम 1 बाय 1 इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछने की मुकम्मल आज़ादी है। जिस वक्त आपका दिल चाहे आप मुझे स्टॉप करके तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये इंटरैक्टिव सेक्शन होगा, ये कोई फॉर्मल सेशन नहीं है कि आप इंतज़ार करें कि कब मैं अपनी बात मुकम्मल करूं और कब आप क्वेश्चन करें। आपको मुकम्मल लिबर्टी है। तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं जो आपको अभी स्लाइड दिखाना चाह रहा हूँ, अब मुझे नहीं अंदाजा कि आप तक कैसे पहुंचेगी। मुस्तफा साहब शायद हमारी थोड़ी सी हेल्प कर सकें। इसमें आप तो अपना ये आपको नजर आ रही है स्लाइड? नहीं जी, No, sir. नहीं सर, अभी शो नहीं। तो मुस्तफा साहब या कोई कोऑर्डिनेट मुझे बताएंगे कि स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं, किस मैंने बटन को क्लिक करना है? ये सर बॉटम ये पे ना, green- जी 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 गाइड करें उमर साहब, बताएं आप। सॉरी सर, ग्रीन शेयर का बटन आ रहा है सर, नीचे एरो जिसका अपवर्ड है उस पर आप क्लिक करें। उसके बाद आपने अपनी जो फाइल आपने ओपन की हुई है उस पर क्लिक कर दीजिएगा और शेयर पे क्लिक कर दीजिएगा, वो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। इज इट? जी, इट्स विजिबल नाउ सर, इट्स विजिबल। सबके लिए विजिबल है? बिल्कुल जी। चलें, दैट्स ग्रेट। ले जी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। ये प्रेजेंटेशन मैंने कुछ अर्सा पहले निशात हुंडाई को दी थी, तो यही मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपने देखा होगा 1 मई लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है, और बहुत से लोगों को ये सिर्फ इतना ही पता है कि 1 मई को छुट्टी होती है। उस दिन वो काम काज नहीं करते, ऑफिस नहीं जाते, प्रोडक्शन में नहीं जाते, घर बैठ के छुट्टी एंजॉय करते हैं। तो उनको शायद इसके बैकग्राउंड का नहीं पता। तो जो हमारा मीडिया है, अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो वो फुल पेज के बड़े बड़े आर्टिकल छापते होते हैं जी, 1 मई लेबर डे, और कुछ लोगों को याद किया जाता है शोहदाए शिकागो के नाम से। अब हैरानी की बात यह है कि शिकागो तो अमेरिका का शहर है, और शहादत तो मुसलमानों ने अपने लिए महफूज करके रखी हुई है। तो जो शिकागो के लोग हैं वो शोहदा के दर्जे पर कैसे पहुंचते हैं, अभी हम इसको भी देखेंगे। तो मीडिया में काफी बड़े आर्टिकल्स आते हैं। और 1 मई को ये पाकिस्तान में जो सेलिब्रेट किया जाता है, कुछ लोग सड़कों पे आते हैं। तो यौम मई तजदीद अहद वफा का दिन, शिकागो के जान निसारों को सुरख सलाम। तो पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन बलोचिस्तान, तो इस तरह के झंडे होते हैं, लोग होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं। ये भी हमें याद दिलाता है कि 1 मई को शिकागो में कुछ हुआ था। और ये एक और है यौम मई मजदूर, यौम मजदूर के मौके पर शिकागो के शहीदों को सुरख सलाम। तो ये पेशावर के लोग हैं जो स्लोगन रेस कर रहे हैं, सड़कों पे आए हुए हैं, तकरीर कर रहे हैं। और 1 मई के शहीदों को सलाम, ये किसी और शहर का, ये शायद कासमाबाद का तहसील काउंसिल यूनियन है, उसके लोग हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये 1 मई बेसिकली क्या हुआ था और क्यों लोग इसको जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ये जो इवेंट हुआ था 1 मई 1884 शिकागो यूएसए में। 1 मई 1884 शिकागो में हुआ, अमेरिका में। तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे वो इकट्ठे थे। 2.5 लाख, 2 लाख और 50,000। और वो कुछ नारे, स्लोगन रेजिंग कर रहे थे, इकट्ठे थे, नारेबाजी हो रही थी। और उनका कुछ ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव ये था कि 1 मई 1884 1 मई से पहले वर्कर्स के साथ जितना भी इस्तेसाल किया जाता था उसकी कोई लिमिट नहीं थी। वर्कर्स के आने का टाइम तो था ड्यूटी पे, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं था। ओवर टाइम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हफ्ते के अगर 7 दिन है तो 7 डेज अ वीक उनको काम करना पड़ता था, कोई वीकली रेस्ट नहीं थी। और सैलरी जो थी वो बहुत थोड़ी थी, ना होने के बराबर थी। हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट आजकल तो बड़ा इसका जोर शोर है, लॉ मेकिंग हो चुकी है।
सारा कुछ हो गया है। उस वक्त इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो बेसिकली ये जो 2.5 लाख मजदूर इकट्ठे हुए थे, ये यही चाह रहे थे कि हमारी कुछ दाद रसीद की जाए। तो जाहिर है जिस वक्त 2.5 लाख बंदा इकट्ठा होता है, तो ये सारा एक दिन में तो नहीं होता ना, इसके लिए काफी लंबी थोड़ी प्लानिंग होती। और जब ये प्लानिंग हो रही थी तो जो इंडस्ट्री के लोग थे, जो ओनर्स थे, जो एम्प्लॉयर थे, जो आजिर हजरात थे, तो उनको भी तो पता था ना कि ये कुछ होने वाला है, वो भी अपनी तैयारी करके आए हुए थे। तो हुआ ये कि ये जो मॉब इकट्ठा था, ये जो लोग इकट्ठे थे, वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जिसमें 4 लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जख्मी हुए। और पुलिस आ गई, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लोगों को डिस्पर्स कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जो 1 मई को हुआ। जब शाम को लोग बैठे, चीज़ों को निगोशिएट किया गया, तो उस जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके कुछ 3-4 आउटकम फिर सामने आ गए। तो सबसे पहला आउटकम ये था कि जी एक दिन काम करने का मतलब, 1 डे वर्किंग का मतलब था 8 घंटे की वर्किंग। अगर हम 8 घंटे काम करते हैं तो समझा जाएगा कि आपने एक दिन काम कर लिया है। और जाहिर है अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे तो उसके लिए फिर ज़्यादा उसकी सैलरी ओवर टाइम की सूरत में पे की जाएगी। और 1 वीक का मतलब था, अगर 7 दिन एग्जिस्ट करते हैं 1 वीक में, तो 6 दिन अगर काम करेंगे तो एक दिन रेस्ट किया जाए। तो नॉर्मली ये रेस्ट संडे को होता है, लेकिन ये किसी दिन भी डिक्लेयर किया जा सकता है कि हम मंडे को रेस्ट करेंगे तो बाकी दिन काम करेंगे। जो हमारी ऑन गोइंग इंडस्ट्री होती है उसमें 24 घंटे काम होता है, तो वहाँ पे तो जो लोग शिफ्टों में काम करते हैं किसी भी दिन का वीकली रेस्ट आ सकता है, तो नॉर्मली संडे को ही समझा जाता है। और वो जो एक दिन रेस्ट का होगा उसकी भी जो है उनको सैलरी पे की जाएगी। तो ये 2-3 उसके आउटकम थे जो इस बड़ी कुर्बानी के बाद जो थे वो लोगों को मिले। और उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद ILO बन गया, फिर उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो असल कहानी ये थी कि 1 मई को जो वाकया हुआ था वो ये था, और उसके जो आउटकम थे वो मैंने आपसे शेयर कर लिए। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस मैनेजमेंट? तो इंडस्ट्रियल रिलेशन बेसिकली एक लॉ का नाम है। अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो उसे पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 पीरा के नाम से याद किया जाता है। तो ये वो लॉ है जो बताता है कि ट्रेड यूनियन कैसे बनाई जाती है और अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं। जो ट्रेड यूनियन है वो CBA में कैसे कन्वर्ट होती है, और CBA का क्या रोल है, और CBA जिम्मेदारियां क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं उनके, तो निगोशिएशन कैसे करते हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो कैसे सेटल किया जाता है, अगर कोई इख्तलाफात पैदा हो जाए मैनेजमेंट और यूनियन के दरमियान तो स्ट्राइक कैसे करनी है, लॉकआउट कैसे होना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010, जिसे पीरा के नाम से मैंने अभी याद किया, उसमें ये डिस्कस किया जाता है। तो इसका एक स्कोप है इस लॉ का। हम जब भी लॉ की बात करते हैं और लेबर लॉ की बात करते हैं तो इसमें हम एक खास सेगमेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो सेगमेंट है ब्लू कॉलर वर्कर्स का। ब्लू कॉलर वर्कर जो अपने हाथ से काम करते हैं, प्रोडक्शन में काम करते हैं, और येलो कॉलर वर्कर्स वो होते हैं जो टेक्निकल काम नहीं करते लेकिन ऑफिसेज में काम कर रहे होते हैं, और वो मैनेजमेंट कैटेगरी में नहीं आते, वो वर्कर्स ही होते हैं। वर्कर कौन होता है? जिसकी अपॉइंटमेंट लेटर में लिख दिया जाए कि जी आप वर्कर हैं और इस ग्रेड में काम करेंगे। अगर हम कोई मोटी सी एग्जांपल ले लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, तो ग्रेड 1 से लेके 16 तक जो है वो नॉन मैनेजमेंट के लोग, और 17 एंड अबव जो है वो मैनेजमेंट साइड पे आएंगे। सॉरी। तो अगर इसी तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ग्रेडिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है तो कुछ लोग ज़ाहिर है मैनेजमेंट में होंगे, कुछ नॉन मैनेजमेंट में होंगे। तो हमारी आज की जो डिस्कशन है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमने जिन लोगों को डिस्कस करना है, जिनके लिए लॉ बना हुआ है, वो सारे के सारे नॉन मैनेजमेंट के लोग। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्क प्लेस पे जो प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसमें ये वर्कर्स की बात हो गई, ग्रेड 1 to 6, और इसके अलावा फिर वहाँ पे एक एम्प्लॉयर होता है जो फैक्ट्री का मालिक होता है, जिसने ये सेटअप सारा लगाया हुआ होता है।
उसकी प्रेजेंस होती है वर्क प्लेस पे। और फिर गवर्नमेंट जो सुपरवाइज कर रही होती है सारे के सारे इस शो को, दैट इज द थर्ड प्लेयर। तो मार्केट में ये जो वर्क प्लेस है किसी भी इदारे में, उसमें तीन जो हैं वो जो मार्केट प्लेयर हैं वो पाए जाते हैं। तो हम तीनों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि हमारी आज के डिस्कशन का जो स्टेज है वो सेट हो जाए। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो एम्प्लॉयर होता है, सादा जुबान में मार्केट में जो सेठ होता है, उसने उसने कुछ टारगेट सेट किए हुए होते हैं और वो टारगेट्स को अचीव करने के लिए वर्कर्स की खिदमात भी ले रहा होता है और वो जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी काम कर रहे होते हैं। तो जो एम्प्लॉयर है वो किस तरह इंटरवीन करता है जब वो टारगेट सेट करता है, तो जरा टारगेट्स को देख लें। आई होप कि जो आपका इदारा है उसमें भी कुछ इससे मिलते जुलते ही टारगेट्स होंगे। सबसे पहला टारगेट क्या होता है जी? इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यानी जितना वो प्रोडक्शन आज दे रहा है, एक फर्ज कर लीजिए कार बनाने वाला कारखाना है, फैक्ट्री है, उसमें अगर 50 कारें डेली बनती हैं, उसकी ख्वाहिश होगी कि ये 50 की बजाय 60 बने। ज़ाहिर है जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्टिविटी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इसका मतलब होता है पैदावारी सलाहियत। यानी आपके पास आज जो प्रोडक्शन हो रही है वो 50 कारों की है, 50 गाड़ियों की है, लेकिन अगर मार्केट में डिमांड आ जाए एकदम के जी हमने पर डे 100 कार वी नीड टू मैन्युफैक्चर, तो आप 100 कार पर डे बना सकते हैं। बनाएं आप जितने मर्जी, कैपेसिटी जो आपकी है वो 100 कार पर डे की, भले आप इससे कम ही बना रहे हो, जाहिर है वो तो मार्केट की डिमांड पर डिपेंड करता है। तो ये जो पैदावारी सलाहियत है दैट इज प्रोडक्टिविटी, और जाहिर है जितनी भी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये दिस इज वन ऑफ द मेन यू सी गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मार्केट शेयर को इन्हेंस करना है, इंक्रीज मार्केट शेयर, ये भी उसका सेकंड टारगेट है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें मार्केट में आपका शेयर 25% है और बाकी प्लेयर्स बैठे हुए हैं छोटे और बड़े सारे मिला के, और वो 75% पे स्टे कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर की ख्वाहिश होगी यदि इस शेयर को 25 से 30 पे लाया जाए, 35 पे लाया जाए, तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इन्हेंस करना है। फिर थर्ड जो उसका ऑब्जेक्टिव है दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिपीट बिजनेस। तो वन ऑफ द टारगेट, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की अगर आप चाहें तो 10-20 डेफिनेशन मिल जाएंगी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज अगर आपका कस्टमर दोबारा आपके पास आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए आता है तो दिस इज योर सक्सेस, ये आपकी कामयाबी। आपका जो सबसे बड़ा मार्केटिंग एजेंट है, जो सबसे ज्यादा आपकी मार्केटिंग करता है, वो आपका कस्टमर है। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो 10 लोगों को और भी बताएगा कि हाँ वहाँ पे आप जाएं, उनकी प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, जो मार्केटिंग की टीम है वो भी अच्छा डील करती है, और इसके अलावा उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है, तो आप यकीनन इसको पसंद करेंगे। तो अगर आपका एक कस्टमर नाराज हो जाए तो वो 10 लोगों को मार्केट में खराब करता है। तो जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन। अगर हम इंटरनल स्टेक होल्डर्स की बात कर लें तो आपके वर्कर्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, फिर मैनेजमेंट इटसेल्फ, फिर अगर कोई ट्रेड यूनियन बनी हुई है तो वो भी आपका इंटरनल स्टेक होल्डर। और अगर आप एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की बात कर लें तो कुछ लंबी लिस्ट, उसमें आपके वेंडर्स हैं, आपके सप्लायर, आपके बैंकर, गवर्नमेंट एजेंसी और क्वालिटी के इदारे हैं, जो लॉ की इन्फोर्समेंट करते हैं वो बहुत सारे इदारे हैं। देयर इज अ लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट। यानी हर वो इदारा जिसको आपकी फैक्ट्री से कोई ना कोई इंटरेस्ट है, किसी ना किसी तरीके से वो आपकी फैक्ट्री के साथ एसोसिएट है, तो वो उसका एक्सटर्नल कस्टमर है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। तो ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि जो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल, फिर आपके शेयर होल्डर, सबसे बड़े जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, उनकी सेटिस्फेक्शन बड़ी जरूरी है। फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसका एक ही मतलब है कि इनपुट जो है वो उतनी ही डाली जाए जितनी की जरूरी है, कम से कम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। ये एक आपकी जो मशीनें हैं वो ठीक होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कम से कम इस्तेमाल हो, रॉ मटेरियल कम से कम इस्तेमाल हो, और जो उसकी आउटपुट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये ऑपरेशनल एफिशिएंसीज में ये आ जाता है। और डेवलप एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू मार्केट अपॉर्चुनिटी,
पिछले दिनों देखा होगा कि अभी फलस्तीन के क्राइसिस चल रहे हैं, तो जो कोलास थे, अब वो पेप्सी कोला है या कोका कोला है, तो इसको कहा जी यहूदियों की प्रोडक्ट है, एक लंबी लिस्ट थी, हमने वो इस्तेमाल नहीं करनी, बाइकआउट करना है। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारे पाकिस्तान के लोकल मैन्युफैक्चरर थे, उनके लिए एक मार्केट में अपॉर्चुनिटी बन गई। यदि वो जो शायद आरसी कोला है या मास्टर कोला है या और बेशुमार कोला बनाने वाले हैं, या कुछ ऐसे इदारे हैं जो डेयरी के आइटम्स बनाते हैं, कुछ और बेशुमार बिस्किट बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके लिए एक मार्केट मिल गई। तो क्या आपका इदारा जो मार्केट की अपॉर्चुनिटी है उसको क्विक रिस्पॉन्ड करने में कामयाब हो जाएगा? ये आपकी एबिलिटी है, दिस इज वन ऑफ द टारगेट्स। हर इदारा चाहता है कि अगर कैसी सूरत हाल बने, बाज़ का ऐसे होता है कि फर्ज कीजिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मास्टर टार्स हैं गुजरांवाला में, सॉरी जी, आपकी आवाज चली गई है। आई थिंक जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है सर का। यस, अमजद भट्टी साहब तो मीटिंग में ही है। इज इट, आर यू गेटिंग मी? हाँ जी, आपकी आवाज, माइक भी म्यूट हो गया था, आवाज चली गई थी। अच्छा चलो ठीक है, इज इट ओके नाउ, मैं कंटिन्यू करूं? जी जी प्लीज। चलो स्लाइड्स से स्क्रीन नहीं शो हो रही है नजर आपकी। नहीं आ रही, हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी, अब बताइए। जी अब हो रही है, थैंक यू। चलें, ठीक हो गया, ओके। हम बात कर रहे थे मास्टर टाइल की। इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर लाहौर में कोई इदारा बंद होता है तो फैसलाबाद में एक और टाइल बनाने वाला, बल्कि बेशुमार इदारे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो जो एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी रूट्स थोड़ी सी गहरी हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और एम्प्लॉइज वेलफेयर पे यकीन रखते हैं, जिनकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो मार्केट में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अगर कुछ चांस ऐसा मिले तो आपके इदारे में ये भी एक फीचर होना चाहिए। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया था ऑपरेशनल एफिशिएंसी के हवाले से, तो इसमें जो है उन्हें कोशिश करनी है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, आप होंडा सिविक गाड़ी मार्केट से अगर खरीदते हैं तो वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, उसमें आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। अगर आप रोल्स रॉयस खरीदते हैं तो वो आपसे कस्टमाइज करने का कह देते हैं कि जी हाँ ये पॉसिबल है, तो कस्टमाइजेशन भी है। तो ये भी चीज़ें हैं इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज में, कि आप किस तरह अपनी प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं। आपका जो कस्टमर है उसकी जो ख्वाहिशात हैं, जो वो चाहता है कि आप उसमें कुछ कमी बेशी कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी रिड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम करने का मतलब ये है कि आपका कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट एनहेंस होगा। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपका ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है, आपकी जो पावर सप्लाई है वो आ जाती है, जो आपके रॉ मटेरियल है, इन्वेंट्री है, वो आ जाती है, जो आपका लीड टाइम होता है प्रोडक्शन के लिए, और जो रॉ मटेरियल उसमें डालते हैं, शामिल करते हैं, वो सारी की सारी चीजें। तो इसके लिए भी आपने सोचना है कि आपका इदारा जो है वो किस तरह काम कर सकता है। वेस्ट रिडक्शन, के जो आप चीज़ें बना रहे हैं उसमें जो वेस्टेज होती है वो कम से कम हो। और अब मैं आपको मिसाल दूंगा, अगर हम बात कर रहे हैं ग्लास इंडस्ट्री की, तो उसमें जो वेस्टेज होती है वो बेसिकली ग्लास ही होता है, और ग्लास जो है वो सैंड से बनता है, और सैंड जो है वो वाइट सैंड मियावाली से आती है, लोकल उसका रॉ मटेरियल है। तो वो जो वेस्टेज है वो दोबारा प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाता है। ये जो मार्बल इंडस्ट्री है, इसकी जो वेस्ट है उससे छोटी छोटी बेशुमार चीज़ें बन जाती हैं। जो लेदर इंडस्ट्री है, इसकी वेस्टेज से बेशुमार चीज़ें बनती हैं। ये जो सोप इंडस्ट्री है, ये जो घी बनाने वाले कारखाने हैं, ये बरोला जो होता है कपास में होता है, इससे बेशुमार चीजें। तो जो साइड प्रोडक्ट हैं, जो उसकी वेस्ट से चीजें बनती हैं, ये बहुत सारी होती हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की वेस्ट को जो है रिड्यूस किया जाए। कंपेटिटिव एडवांटेज, कि आप में क्या और आपके पास है, आपकी आफ्टर सेल सर्विस। अब मैं आपको हायर की और
पेल की मिसाल देना चाहूँगा या ओरिएंट की मिसाल देना चाहूँगा। तो हायर को लोग शायद इसलिए पसंद करते हैं कि इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत अच्छी है। प्रोडक्ट परचेज करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। यू हैव मनी इन योर पॉकेट, यू गो टू द मार्केट एंड बाय वट एवर यू लाइक। लेकिन अगर बैकअप नहीं है उसका, खुदा ना खास्ता आपने एक डीप फ्रीजर परचेज कर लिया है और उसने कूलिंग छोड़ दी है, तो आपकी तो ख्वाहिश होगी कि ये खराब ही ना हो। अगर खराब हो गई है तो जितनी जल्दी इसको हो सके कंपनी के लोग आए और ठीक कर दें। तो कितना अच्छा लगता है कि आप कंप्लेंट लॉन्च करवा दें और जो कंपनी का नुमाइंदा है वो विद इन 4 आवर्स आपका डोर नॉक करे, जी मैं आया हूँ, बताइए क्या मसला है आप। तो ये हेलो, जी तो आप जी मुझे बताएंगे कि यस सर, यू चलें। ऑडिबल। ओके ओके, इट्स ओके। और पार्टिसिपेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर आप पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पे यकीन रखते हैं और जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो आइसोलेशन में नहीं होती और लोगों को उसमें शामिल किया जाता है, तो लोग फिर उसको बाय कर लेते हैं उस आइडिया को और वो समझते हैं कि ये हमारा आइडिया है और हमने इसकी कंप्लायंस में जाना है। तो ये भी लोगों को साथ लेके चलने के लिए जो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि आइसोलेशन में डिसीजन ना किए जाएं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंडस्ट्री रेपुटेशन। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि आपका ड्रीम जॉब क्या है, आप किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कुछ बताएंगे आप मुझे, व्हाट्स योर ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन, एनीबॉडी? हेलो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। एक्चुअली में हमारे से सर गुलाम मुस्तफ़ा ने भी, जी सर गुलाम ने भी हमसे ये सवाल किया हुआ था, तो आई गिव द सेम आंसर। मैं गूगल में जो है वो जो है काम करना चाहूँगा, बिकॉज इट्स वन ऑफ द अच्छा, उस मोस्ट दिन शायद मैं रिनाउंड एंड मोस्ट उस दिन पॉपुलर फर्म। हाँ, उस दिन मैं आपके साथ बैठा हुआ था और मैंने शायद आपका ये आंसर सुना भी था। तो कुछ बताएंगे कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं गूगल को, वाह, बेसिकली ना उसमें क्या ऐसी गूगल की खूबी है? जो है, द वे दे कीप देयर पीपल, दे ट्रीट यू लाइक किंग्स एंड क्वींस। हम्म। उधर आपके पास स्लीपिंग पॉड्स हैं, फूड है, आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए हैं, दे देव गॉट स्लाइड्स, मतलब उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद लैपटॉप्स, एवरीथिंग, गाड़ी, साइकिल, आपको काम के उनके पास फूड कोर्ट है, कॉफी हाउस है, और बहुत सारी चीजें हैं। एंड देन इन द वर्क स्टेशंस, द फैसिलिटी एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री की रेपुटेशन है वो मैटर्स, बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप किसी ऐसे इदारे में नहीं जाना डेफिनेटली चाहेंगे डेफिनेटली। जिसकी जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तो एक बड़ा सिंपल सा आंसर इसका ये भी होता है जी, मैं इस इदारे को इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ कि वहाँ पे पॉलिसीज बड़ी शानदार, वहाँ पे जो लोगों की इंटाइटलमेंट है, जो लोगों की फैसिलिटीज हैं, वो मैनेजमेंट को कहना नहीं पड़ता। अगर आप उस सर्टन ग्रेड को टच कर रहे हैं जहाँ पे 1000 सीसी कार से आप 1300 सीसी कार पे जा रहे हैं, तो आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि सर मेरा ग्रेड चेंज हो गया तो मेरी गाड़ी चेंज कर दें। तो आइडियल सिचुएशन इज
कि एचआर की तरफ से आपको कॉल आए कि सर आपका ग्रेड चेंज हो गया तो आपकी गाड़ी भी चेंज हो रही है, तो कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे, हमारे पास ये 3 वाले वेरिएंट है, इसको आप ओके करेंगे, वो आपको कुछ देर के बाद मिल जाएगा। तो ये जो इंडस्ट्री की रेपुटेशन है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। कोई इदारा नहीं चाहता कि उसके नाम के साथ बदनामी हो, उसके इदारे में कुछ स्ट्राइक हो जाए, उसके इदारे के जो लोग हैं वो बाहर सड़कों पे आ जाएं, और या खुदा ना खास्ता उस इदारे पे बहुत सारे लीगल केसेस हो जाएं और लोग जो हैं वो अदालतों में नाम बजे कि फलां बनाम फलां इदारा, तो जनाब आए और बताएं कि आपने लोगों को फाइनल सेटलमेंट क्यों नहीं दिया है, बोनसेस क्यों नहीं दिए हैं, सैलरी क्यों नहीं दी। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कमोबेश, जो मैंने 10-12 पॉइंट्स आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, इस किस्म के गोल्स भी होते हैं। तो किसी भी वर्क प्लेस पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से इंटरवीन करती है। तो अभी हमने एक प्लेयर को डिस्कस किया है, हम नीचे चलते हैं। तो वर्कर्स जो हैं, जो ब्लू कॉलर और येलो कॉलर वर्कर्स का हमने जिक्र किया है, तो जो सबसे पहली टारगेट कह लें, ऑब्जेक्टिव कह लें, ख्वाहिश, वो ये होती है कि जॉब सिक्योरिटी, कि हम जो जॉब कर रहे हैं ऐसा ना हो कि कल हमें गेट पर रोक लिया जाए और कह दिया जाए कि जनाब आपका जॉब तो खत्म हो गया, आप फैक्ट्री के अंदर नहीं जा सकते। जॉब सिक्योरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है। कोई बंदा भी ना तो जख्मी होना चाहता है और ना वो चाहता है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए। कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए जिससे लोगों की सेहत पे और सेफ्टी पे कोई हर्फ आए। तो दिस इज सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क। फेयर रेम्युनरेशन अगेंस्ट परफॉर्मेंस। आपने कभी गौर किया होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करते हैं, हाँ वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ के लोगों की परफॉर्मेंस बड़ी नॉट अप टू द मार्क, बड़ी, मैं घटिया का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता लेकिन इसके करीब की भी होती है। इसके मुकाबले में जो प्राइवेट सेक्टर है यहाँ पे कुछ बेहतर हालात होते हैं। रीजन इज दिस कि ये जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, जब नए साल का बजट आता है तो हर एक की सैलरी में 15% का, 12% का, 10% का इंक्रीज कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि जो अच्छा काम करता है उसको ज्यादा इंक्रीमेंट दे दी जाए, ज्यादा अप्रिशिएट किया जाए, और जो नहीं काम करता है या कम काम करता है या जिसके काम करने की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है उसको कुछ कम दे दिया जाए। तो उसका असर ये होता है कि सब लोगों को एक जैसे बेनिफिट मिलते हैं। उससे फिर जो मुकाबले की फिजा है वो खत्म हो जाती है। जो काम करता है वो भी उतना ही बेनिफिट ले रहा होता है, जो नहीं करता वो भी उतनी बेनिफिट ले रहा होता है। तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक बकायदा परफॉर्मेंस एवेल्यूशन का सिस्टम अवेलेबल होता है। जो अच्छा काम करता है उसको ज्यादा उसकी केयर की जाती है, और जो अच्छा काम नहीं कर रहा होता तो हम बीइंग एचआर प्रोफेशनल हम देखते हैं कि इसके काम ना करने की क्या पॉसिबल रीजन है। क्या इसको काम करना नहीं आता? अगर नहीं आता तो उसको काम करना सिखा दें। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेक्शन इसीलिए एग्जिस्ट करता है कि लोगों को जहाँ पे उनकी स्किल सेट में कोई डेफिशिएंसी पाई जाती है उसको इम्प्रूव किया जाए। अगर उसको काम करना तो आता है लेकिन काम कर नहीं पा रहा तो उसका इंटरव्यू कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, देख लेते हैं जी इसके क्या इश्यूज हैं। जब इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो सब लोग यही चाह रहे होते हैं कि फेयर रेमुनरेशन अगेंस्ट परफॉर्मेंस और अप्रोप्रिएट इंक्रीज इन सैलरी एंड वेजेस। तो इसको मैं किसी और एंगल से डिस्कस करना चाहूँगा। गवर्नमेंट हर साल मिनिमम वेज उनका अनाउंस करती है। तो आजकल जो मिनिमम वेज अनाउंस किया है वो 32,000 है पंजाब में। सिर में शायद थोड़ी सी इसके करीब करीब है मेरा ख्याल है। तो बेशुमार इदारे ऐसे हैं जो इसको टच नहीं कर पा रहे होते। बड़े इदारे, मल्टीनेशनल कंपनी जिनके ऑडिट्स होते हैं और जिनकी बाकी चीज़ें हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि जो वर्कर्स हजरात हैं इनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ बड़े करीब होते हैं। तो फौरन पता चल जाता है कि किस इदारे में मिनिमम वेज इंप्लीमेंट हो गई है, सैलरी बढ़ गई है, किस इदारे में नहीं बढ़ी है। तो एक इदारे में तो मिनिमम वेज बढ़ गई और दूसरे इदारे में जो है वो शायद अभी नहीं बढ़ी है, तो लोगों में एहसास कमतरी पैदा होता है। तो जहाँ पे मिनिमम वेज इंप्लीमेंट नहीं हुई, लोगों की सैलरी इनहेंस नहीं हुई, तो वो फिर वहाँ पे टर्नओवर हाई हो जाता है। लोग उसको छोड़ के उन इदारों में जाना शुरू कर देते हैं जहाँ पे लोगों की सैलरी थोड़ी सी बेहतर होती है। लर्निंग इन्वायरमेंट, अच्छा हाँ, नंबर 5 पे है
रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेली वेज वर्कर। डेली वेज एक ऐसा लफ्ज है जो पूरे के पूरे लेबर लॉ में कहीं भी डिस्कस नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ी क्लास है जो इदारों में पाई जाती है, जो पाकिस्तान में। ये वो मजलूम क्लास है जिसके लिए कोई लॉ नहीं एग्जिस्ट करता। तो सब लोग चाह रहे होते हैं कि हमें या तो कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया जाए या फिर हमें परमानेंट जॉब दे दिया जाए, ताकि वो सारी की सारी फैसिलिटी लोगों को मिल सके जो बाकी परमानेंट लोगों को मिल रही होती हैं। तो डेली वेज का बहरहाल एक टारगेट ये भी होता है। लर्निंग एनवायरनमेंट के हवाले से जिस वक्त आप HR में एक प्रैक्टिस होती है कि हम लोग एग्जिट इंटरव्यू करते हैं। जिस वक्त कोई एम्प्लॉई वर्कर हमें छोड़ के जाता है, तो हम ये समझते हैं कि जब वो छोड़ के जा रहा है तो उस पर किसी किस्म का कोई इखलाकी दबाव नहीं है, वो जो भी बताएगा वो सच बताएगा। हम उसका इंटरव्यू करते हैं और उससे कहते हैं कि आप हमें बताइए कि आपका स्टे हमारे पास कैसा रहा, और अगर आपने कोई डेफिशिएंसी देखी है तो बताइए ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो जहाँ पे वो 4-5 पॉइंट बताएगा, वहाँ पे एक ये भी बताएगा कि जो मेरी लर्निंग कर्व है वो वहीं पे है जहाँ पे पहले मैंने कुछ काम यहाँ पे नया नहीं सीखा है, मैं मोनोटनी का शिकार हो गया हूँ और बार बार वही काम करते करते यकसानियत हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कोई नई स्किल्स भी सीखूं। तो यहाँ पे चूंकि मुझे चांस नहीं मिल रहा है तो लिहाजा मैंने एग्जिट करने का फैसला कर लिया। तो अगर आप अपने एम्प्लॉइज को लर्निंग एनवायरनमेंट देते हैं तो आपका जो टर्नओवर है वो थोड़ा बेहतर हो जाता है, लोग फिर देर तक आपके साथ काम करते हैं। और कंप्लायंस ऑफ लेबर लॉ, जाहिर है लेबर लॉ अभी हम थोड़ा सा इसको टच कर रहे हैं, इसकी कंप्लायंस अज़हद ज़रूरी है। और जिन इदारों में लेबर लॉ की कंप्लायंस की जाती है वहाँ पे एम्प्लॉइज भी खुश होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होती है और उनका स्टे भी ज़्यादा देर तक होता है, लोग लंबा अरसा काम करते हैं। तो ये वर्कर्स के ऑब्जेक्टिव थे, ये हमारा सेकंड प्लेयर था वर्क प्लेस पे। और अब हम गवर्नमेंट की तरफ चलते हैं जो सुपरवाइज कर रहा होता है। तो गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो सकती है और फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो व्हाट डज द गवर्नमेंट नीड? इनहेंस प्रोडक्शन। गवर्नमेंट चाहती है कि जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, GDP है, उसको बढ़ाया जाए। और जब ये बढ़ेगी तो जाहिर है फिर एक्सपोर्ट भी होगी, एक्सपोर्ट होगी तो फिर डॉलर आएगा, डॉलर आएगा तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को लेके चल सकते हैं। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। और जिस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है तो फिर क्राइम रेट बढ़ जाता है, तब बराह रास्त जो रिलेशन है वो क्राइम रेट के साथ है। जब लोग बिजी होंगे, उनको जॉब मिल रहा होगा, वो कमाई कर रहे होंगे, अर्निंग कर रहे होंगे, तो फिर वो क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो पैदा नहीं होगी। तो गवर्नमेंट यही चाह रही होती है कि इंडस्ट्री चले, फले फूले और लोगों को जॉब मिले और जो क्राइम रेट है वो कम हो। आजकल भी आपने देखा होगा कि इंक्रीज इन टैक्स नेट, सबसे ज्यादा जो टैक्स पे करने वाली क्लास है वो हम लोग हैं, मैं और आप हैं। वो लोग जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, हमें सैलरी बाद में मिलती है, टैक्स की डिडक्शन जो है वो पहले हो जाती है। और गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए और काफी सारे स्टेप्स तो ले भी रही है। मोर रेवेन्यू जनरेशन, ज्यादा से ज्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया जाए। हाँ, वो जो मोटरवे पे टोल प्लाजा बने होते हैं वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाए जाते हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो बेशुमार चीज़ें जो आप मार्केट से परचेज करने के लिए जाते हैं उन पे काफ़ी हैवी टैक्स लगा हुआ होता है, अब वो पेट्रोल है, अब वो ग्रोसरी है, अब वो जनरल स्टोर की आइटम्स हैं, वो सारी की सारी टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जाता है। एलिमिनेशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मेल और फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको खत्म करना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो चांसेस मार्केट में जॉब करने के लिए मेल्स को अवेलेबल है वही फीमेल को भी नहीं मिलने चाहिए। एक बड़ी तंजिया सी गुफ्तगू की थी किसी ने बांग्लादेश के हवाले से कि बांग्लादेश में जो खवातीन घर से बाहर निकलती हैं और जो जॉब करती हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री में, उनकी जो रेशो है वो 51% है। और पाकिस्तान में जो 51% खवातीन है वो बेनजीर इनकम स्कीम के तो जो कार्ड हैं उनके हवाले से जो हर महीने उनको पैसे मिलते हैं, खैरात कह लें, चैरिटी कह लें, जो भी कह लें, वो कलेक्शन के लिए लाइनों में खड़ी होती है। तो इसलिए बांग्लादेश ने जरा तरक्की कर ली। नंबर 7 पे एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर। चाइल्ड लेबर वो जो किसी वर्कशॉप पे जो छोटा काम करने वाला होता है, दैट इज चाइल्ड लेबर, उसको सैलरी भी कम मिलती है, वो काम भी सीखा होता है। और बॉन्डेड लेबर, शायद आपको अंदाजा होगा, ये जो ब्रिक किलन होते हैं, ईंटें बनाने वाले भट्टे जो होते हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते
दैट इज बॉन्डेड लेबर। वो लेबर नहीं होती, बेसिकली पूरी की पूरी फैमिली को वो हायर कर लेते हैं। उसमें खवातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, मर्द हजरात भी होते हैं। तो बच्चे छोटी उम्र के भी होते हैं, 5-4 साल के, वो भी काम कर रहे होते हैं, बड़े लोग भी काम कर रहे होते हैं। तो उनको इस बात से गरज नहीं होती कि काम करने वाला कौन है, उनको इस बात से गरज होती है कि शाम तक ईंटें कितनी बनाए। और वो पर थाउजेंड के हिसाब से कुछ पैसे उनको जो, अब तो खैर गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया है, शायद 800 रुपए का 900 रुपए पर थाउजेंड है, अगर वो ईंटें बनाते हैं इतने पैसे इनको मिलते हैं। पहले तो खैर ये भी नहीं था। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। तो ये भी वर्क प्लेस का ज़ाहिर है, एक सुपरवाइजर है, मॉनिटर है, हमारा थर्ड प्लेयर है वर्क प्लेस का, तो हमें पता होना चाहिए कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या है। ILO 1919 में 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था, और पाकिस्तान में जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है, लेबर के हवाले से कानून साजी हुई है, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की सुपरविजन में हुई। इम्प्रूव लेबर कंडीशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, मिनिमम वेज की इम्प्लीमेंटेशन है, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन है, जो माजूर लोग हैं उनके लिए किस तरह हमने इस्लाह के लिए, बेहतरी के लिए काम करना है, वर्किंग आवर्स वगैरह कैसे होने चाहिए। पाकिस्तान ने अब तक ILO को 1947 में ज्वाइन किया था, और अभी तक उनकी जो 36 कन्वेंशन हैं वो हमने अब तक रेटिफाई कर ली हैं, पाकिस्तान में लागू हो चुकी हैं। और हमारा सारे का सारा लेबर लॉ जो है वो 36 जो कन्वेंशन हैं ILO की, उनके अंडर ही चल रहा होगा। तो इंडस्ट्रियल पीस की हमने बात की थी, अगर लेबर लॉ की कंप्लायंस नहीं करते और मार्केट में इंडस्ट्रियल पीस नहीं होगा तो क्या होगा? उजरत में इजाफा, सोशल सिक्योरिटी कार्ड के लिए हड़ताल, लेबर कौमी मूवमेंट, पता नहीं क्या सेक्टर जिला जंग में लिखा हुआ। मतलब ये था कि आप जरा माहौल का अंदाजा लगाइए, आप एक फैक्ट्री में हैं, वहाँ पे मैन पावर पूरी है, इन्वेंट्री मुकम्मल है, पावर सप्लाई आ रही है, मशीनें ठीक है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहा है, यानी वो सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होने चाहिए सारे के सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, इसलिए कि जिन लोगों ने प्रोडक्शन करनी है वो बाहर सड़क पे हड़ताल कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल पीस अगर नहीं होगा तो फिर इस किस्म के हालात पैदा हो जाएंगे। और अगर वो स्ट्राइक लीगल है तो आपको उस दिन की सैलरी भी देनी पड़ेगी, अगर जो प्रोडक्शन नहीं हुई है। तो हमने इस एक्सट्रीम सूरत हाल में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रेड यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे प्लेयर्स मिलजुल के जो है वो इस साइड पे काम कर रहे होते हैं। डालडा फूड में यूनियन को तस्लीम करो, मजदूर दुश्मन कार्रवाइयां बंद करो, तो इस किस्म के हालात जो है वो, अगर यहाँ पे लेबर लॉ की कंप्लायंस हो रही होती और यूनियन को तस्लीम कर लिया होता तो शायद ये लोग प्रोडक्शन कर रहे होते, सड़क पे ना आए होते। ऑर्गेनाइजेशन पैरामिड में टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, फर्स्ट लाइन मैनेजर है, और नॉन मैनेजमेंट वर्कर्स हैं। तो जो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव और एजेंडा है, हम जो सबसे नीचे वाला पैरामिड की आइटम है, नॉन मैनेजमेंट वर्कर, यानी वो लोग जिन पे लेबर लॉ अप्लाई होता है, वो हमारा फोकस है, और उनके हवाले से हम यहाँ पे जो है वो बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या? To ensure the implementation of minimum standard as provided in the labor law by ILO। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, जो IR मैनेजर होता है। IR बेसिकली HR का एक हिस्सा है, पार्ट है। अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो सबसे ऊपर जनरल मैनेजर HR साहब तशरीफ फरमा होते हैं, उसके नीचे एक मैनेजर एडमिन होता है, एक मैनेजर HR होता है, और एक मैनेजर IR होता है। एक सिंपल सी हायरार्की जो है वो मैंने आपसे डिस्कस की है। तो IR में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो काम होते हैं वो लेबर लॉ की कंप्लायंस है, और वो लेबर लॉज वो हैं जो हमारे लेबर कोड में पाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेटिफाई किए हुए हैं और हमारे सामने एग्जिस्ट होते हैं, और उन सब की कंप्लायंस जो है वो हमने जरूर करनी होती है। तो ये इसका कस्टोडियन कौन है? ये IR मैनेजर होता है। फिर अगर आपके पास कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट CBA अवेलेबल है तो उसके साथ एक पीस एग्रीमेंट होता है, चार्टर ऑफ डिमांड को सेटल करना होता है। तो अगर आप चार्टर ऑफ डिमांड सेटल नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है परेशानी होगी, तो ये भी IR का फंक्शन है। फिर जब सेटल हो जाता है फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी एक टेक्निकल काम होता है। यदि हमने अगर आपकी कोई ये डिमांड मानी थी तो उसके पीछे ये हिकमत थी और ये सिनेरियो था, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो आप बता रहे हैं वो वैसा नहीं है,
तो चार्टर ऑफ डिमांड को एग्री करना और इम्प्लीमेंट करना फिर एक नया उसका शोबा बन जाता है। फिर जब डिसिप्लिन नहीं होगा तो इदारा नहीं चलेगा। तो डिसिप्लिन में ग्रीवेंसेस हैंडलिंग है, शोकाज नोटिसेस हैं, इंक्वायरी है, वार्निंग है, सेपरेशन है, ये डिसिप्लिन मेंटेन करना जो है वो आईआर का बिजनेस Says है। CBA stands for कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। मैं आपको थोड़ा सा अभी इसके बारे में बता देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यूनियन बनाने का हक तमाम वर्कर्स को हासिल होता है, और जिस अदारे में मिनिमम 50 वर्कर्स काम करते हैं वहां पे यूनियन इस्टेब्लिश हो सकती है। अगर 49 है तो यूनियन नहीं बन सकती। तो ये चेक जो है 50 वाला, ये शायद 2010 में जब नया लॉ आया था तो रिवीजन में ये हुआ था। इससे पहले अगर 2 लोग भी थे तो वो यूनियन बना सकते थे, यानी तादाद फिक्स नहीं थी, अब फिक्स कर दी। तो जो यूनियन होती है वो कुछ लोग ये डिसीजन करते हैं कि हमने अपनी बॉडी बनानी है, वो रजिस्टर्ड करवानी है, उसका एक तरीक़ेकार है। उस तरीक़ेकार से गुजर के जिस वक्त वो रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन हर ज़िले में मौजूद होते हैं लेबर डिपार्टमेंट में, जब वो लेटर इशू कर देते हैं तो वो जो बॉडी हमारे सामने आती है उसे हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। तो ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट के सामने आके बैठ के निगोशिएट नहीं कर सकती है जब तक उसको सीबीए का स्टेटस नहीं मिल जाता, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट का स्टेटस नहीं मिल जाता। तो ये जो स्टेटस है, अगर तो एक ही यूनियन है एक इदारे में तो पहले वो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होगी, फिर वो अप्लाई करेंगे कि क्योंकि हम एक ही यूनियन है तो हमें सीबीए का स्टेटस दे दिया जाए। तो उसकी सर्टन लिमिटेशंस हैं, जब वो पूरी कर ली जाती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर साहब हैं वो फिर उसको सीबीए का स्टेटस दे देते हैं, और उसके बाद फिर वो मैनेजमेंट के सामने आके बैठते हैं और वर्कर्स की वेलफेयर के लिए निगोशिएट करते हैं। और अगर एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन पाई जाती हैं तो फिर उनमें रेफरेंडम होता है। उस रेफरेंडम के बाद जो ट्रेड यूनियन विन करती है उसको फिर सीबीए का लेटर मिलता है, स्टेटस मिलता है, और फिर वो आके जो है निगोशिएट कर सकते हैं। तो ट्रेड यूनियन इज अ बेसिक बॉडी जो वर्कर्स की नुमाइंदगी तो करती है लेकिन वो निगोशिएट नहीं कर सकती जब तक उसके पास सीबीए का स्टेटस नहीं होता। और नंबर 5 पे हम दोबारा इसको रिज्यूम करते हैं। तो डीलिंग विद लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, आपके पास लेबर के हवाले से बेशुमार कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कोई लोडिंग वाला होगा, कोई पेंट वाला होगा, कोई कैंटीन वाला होगा, कोई प्रोडक्शन वाला होगा। इन सब की लेबर को अगर आप डायरेक्टली लोगों से काम नहीं ले रहे, आपने थर्ड पार्टी से लोग रखे हुए हैं, इनको डील करना भी आईआर का बिजनेस है, इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट का बिजनेस। नंबर 8 पे है डीलिंग विद एक्सटर्नल एजेंसी सच एज लेबर डिपार्टमेंट, पैसी। अगर आप पंजाब में हैं तो पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, अगर आप सिंध में हैं तो ये सैसी होगा। तो ईओबीआई एक ऐसा इदारा है जो फेडरल लेवल पे है, पूरे पाकिस्तान में ये पाया जाता है, और अप्रेंटिसशिप है। तो ये सारे के सारे इदारों को डील करना। तो अगर तो छोटा इदारा है तो वहाँ पे ये सारे के सारा काम जो एचआर मैनेजर साहब हैं वो खुद ही कर रहे होते हैं, एडमिन का काम भी करते हैं, आईआर का काम भी करते हैं, और एचआर का काम भी करते हैं। तो अगर बड़ा इदारा है तो फिर इसको सेपरेट कर लिया जाता है। तो डीलिंग विद हेल्थ डिपार्टमेंट, पीरियोडिक मेडिकल चेकअप, नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉइज, ये भी आईआर का ही बिजनेस है। फिर टाइम ऑफिस फंक्शन है, प्रेपरेशन ऑफ डेली अटेंडेंस है, मंथली कंपाइल्ड अटेंडेंस लॉन्ग विद ओवर टाइम आवर्स फॉर प्रेपरेशन ऑफ सैलरी वेजेस। कुछ इदारे ऐसे होते हैं जहाँ पे सैलरी बनाना, उसकी इनपुट देना, वो सारे का सारा एचआर का काम होता है। अब तो बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑटोमेशन पे काम चला गया है, आपकी अटेंडेंस जो है वो मैनुअल नहीं होती है, बायोमेट्रिक होती है, वहीं से आपकी अटेंडेंस हो जाती है, वहीं पे जो है वो आपकी प्रेजेंस लगने के बाद सैलरी बनना शुरू हो जाती है। तो जो एचआर का काम या टाइम ऑफ का काम रह जाता है वो सिर्फ लीव्स की एंट्री होती है या ओवर टाइम को चेक करना होता है, बाकी तो अटेंडेंस तो लग रही होती है। तो जो लोग ऑटोमेशन पे नहीं है फिर वो क्या करते हैं, अटेंडेंस को मैनुअली प्रिपेयर करते हैं। और अगर सैलरी एचआर ने बनानी है तो एचआर का जो कॉम्स एंड बेन सेक्शन है वहां पे ये स्टेटमेंट चली जाती है। अगर सैलरी फाइनेंस डिपार्टमेंट में बनानी है तो वहां पे चली जाती है। तो बेसिक इनपुट जो है वो अटेंडेंस की और ओवर टाइम की और लीव्स की की सारी आईआर ने प्रिपेयर करनी होती है। तो मेंटेनेंस ऑफ लीव रिकॉर्ड एंड पर्सनल फाइल, ये भी काम आईआर का ही है वर्कर्स के हवाले से।
इसको स्प्लिट इस तरह किया जा सकता है कि जो वर्कर्स हैं उनकी पर्सनल फाइल्स और लीव रिकॉर्ड जो है वो आईआर के पास होता है, जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी पर्सनल फाइल्स और उनका जो लीव रिकॉर्ड है वो सर आपकी आवाज म्यूट। ठीक, डिस्कनेक्ट हो गए हैं अब। फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं आई थिंक, और अब शो भी नहीं हो रहे। Thank you. Yes, I think I think now it's again. Actually, we'll wait. Hello. जी जरेश। इस जी, I डिस्कनेक्ट हो गई। think वो डिस्कनेक्ट हो गया, आप सभी पे। जी जी डिस्कनेक्टेड है, पहले हाँ, शो हो रहे तो थे अब शो भी नहीं हो रहे। जी हमने ये देख लिया कि फंक्शंस ऑफ आईआर क्या हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द इंटरवेंशन ऑफ प्लेयर। तो हमने अभी देखा कि जो नॉन मैनेजमेंट के लोग हैं, वर्कर्स हैं, ये थ्रू सीबीए या ट्रेड यूनियन से इंटरवीन करते हैं, और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो थ्रू मैनेजमेंट नेगोशिएशन टीम है, और जो गवर्नमेंट है थ्रू लेबर कोड ऑफ पाकिस्तान, लेजिस्लेशन, लेबर डिपार्टमेंट से ये इनका इस तरीके से ये इंटरवीन करते हैं। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है
वो थ्रू गवर्नमेंट के इंटरव्यू करती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लेबर कोड में नहीं एग्जिस्ट करती हैं, हम तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि बाद में हम थोड़े से। रिटायरमेंट एज का लेबर लॉ में कोई जिक्र नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर यू विद मी, गेटिंग माई वॉइस, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। यस सर, आ रही। जी सर बिल्कुल। जी, रिटायरमेंट एज का पूरे लेबर कोड ऑफ पाकिस्तान में कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जिस वक्त लेजिस्लेशन की जा रही थी तो वो लेबर लेजिस्लेशन के दौरान रिटायरमेंट की एज लिखना भूल गए थे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर को प्ले करने का मार्जिन मिल सकता है। कुछ इदारे ऐसे हैं जो 60 ईयर्स ऑफ एज पे लोगों को रिटायर कर देते हैं, कुछ 65 पे करते हैं, कुछ 58 पे कर देते हैं, और कुछ इदारे ऐसे हैं जो रिटायर करते ही नहीं। कहते हैं जब तक बंदे की सेहत अच्छी है, वो डिलीवर कर सकता है, तो वो काम करता रहे। तो रिटायरमेंट एज का लॉ में कोई जिक्र नहीं है। आप अपनी मैन पावर की डिमांड और सप्लाई के मुताबिक जो है वो लोगों को रख सकते हैं ये के हवाले से। बेसिक पे, जब भी लॉ में पे का जिक्र होगा तो बेसिक पे का जिक्र नहीं होता, हमेशा ग्रॉस पे का जिक्र होगा। हमने इस बात को ध्यान में रखना है। सक्सेशन सर्टिफिकेट लॉ में कोई इसका जिक्र नहीं। अभी इसका एक पॉइंट आएगा, हम देखेंगे कि ये सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, तो और लॉ में इसका फिर एक्चुअल तरीकेकार क्या है। और डेली वेजर हमने डिस्कस कर लिया है कि लॉ में डेली वेजर का कोई जिक्र नहीं होता, अगरचे ये सबसे बड़ी डिप्राइव्ड क्लास है जो वर्कर्स में पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट लेबर लॉज अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923। ये 1923 में बना था, पार्टीशन से पहले की बात है। लेकिन लॉ इतना कॉम्प्रिहेंसिव है और आज तक इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि इसमें कोई चेंज नहीं की गई। सिवाय इसके कि वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, यहाँ इंडिया की जगह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिख दिया गया और लॉ जो है वो ऐसे क्या वैसे का वैसे इम्प्लीमेंट। फैक्ट्रीज एक्ट 1934 है, इसकी अमेंडमेंट 2022 में हुई है, थोड़ी बहुत चेंजेस लॉ में आती है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, ये 1936 में 1936 में बना था और पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है। मिनिमम वेज ऑर्डिनेंस है 1961 में था, अप्रेंटिसशिप ऑर्डिनेंस है 1962 में बना था। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किसी जगह हमने एक्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है, किसी जगह हमने ऑर्डिनेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो कुछ बताएंगे ये क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? एनीबॉडी, डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस? एनीबॉडी, कोई बता दीजिए मैं आई सर। जी प्लीज। हाँ सर, एक्ट मेरे ख्याल से वो होते हैं जो असेंबली से पास होते हैं, लाइक प्रोविंशियल और फेडरल। एंड ऑर्डिनेंसेस वो होते हैं जो सदारती या गवर्नर से ऑफिस से जो इशू होते हैं। दैट्स व्हाट आपने बिल्कुल आई। सही आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। बाज़ जो असेंबली है वो सेशन में नहीं होती, या तो असेंबली एग्जिस्ट ही नहीं करती, मार्शल लॉ लगा हुआ होता है, या असेंबली का इजलास नहीं हो रहा होता और इमरजेंसी में कुछ लॉ मेकिंग की जरूरत पड़ जाती है। अगर तो जो लॉ मेकिंग का प्रोसीजर है उसको प्रॉपरली अडॉप्ट किया जाए, यानी पहले असेंबली में बिल प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसकी रीडिंग होती है, फिर उस पर डिस्कशन होती है, और फिर जिस वक्त बिल जो है वो लोअर हाउस जो है यानी जो कौमी असेंबली नेशनल असेंबली है उसको पास कर लेती है, तो फिर बिल जो है वो सेनेट में जाता है। तो सेनेट में भी उस पर उसको रीडिंग होती है, पढ़ा जाता है, डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है, और फिर वो फाइनल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो अगर तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस से गुजर के लॉ बना है तो हम उसे एक्ट कहते हैं। और जो ये और वो जो एक्ट होता है वो फॉर लाइफ होता है, जब तक उसको चेंज ना किया जाए या खत्म ना किया जाए। उसका तरीकेकार भी वैसा ही है जैसे लॉ मेकिंग का है। तो वो जो ऑर्डिनेंस है ये एक टेम्परेरी सा सोल्यूशन होता है जिसकी लाइफ 90 डेज होती है। यानी आपने कोई लॉ आज बना लिया, ऑर्डिनेंस बन गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, उसकी लाइफ 90 डेज है। तो 90 डेज के बाद या तो वो लॉ अपनी मौत आप मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर उसको बाकायदा असेंबली में प्रेजेंट करके तो उसको फिर बाकायदा एक्ट की सूरत हाल उसका स्टेटस दे दिया जाएगा। तो ये बेसिक फर्क है एक्ट में और ऑर्डिनेंस में। नंबर 5 पे हमने देखा था अप्रेंटिसशिप ऑर्डिनेंस है 1962। फिर नंबर 6 पे है प्रोविंशियल एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965, एससी कहते हैं।
और 7 पे है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968, इसकी अमेंडमेंट जो थी वो 2012 में हुई थी। और नंबर 8 पे है कंपनीज प्रॉफिट वर्कर्स पार्टिसिपेशन WPPF एक्ट। एक्ट का मतलब यह है कि बाकायदा लॉ है, 1968 में बना था, इसकी अमेंडमेंट 2020 में हुई है। फिर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस है, 1969 में था। फिर एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट है, ये 1976 में बना था। फिर पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट पीरा, जिसका हम थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं, 2010 में। और उसके बाद था जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वेमेन एट द वर्क प्लेस, 2010 में बना था। तो अगर आप एक कामयाब HR मैनेजर बनना चाहते हैं तो ये जो 12 लॉज हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि लॉ जो है वो आपका एरिया थोड़ा सा वीक है, तो आई होप कि इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हमारा लॉ जो है वीक है। अभी तो जो कुछ हमने डिस्कशन की है 1 घंटे की, 1.25 घंटे की, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, मोटी मोटी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इसको टच देंगे और जिस वक्त हमारा अगला 1 घंटा खत्म हो जाएगा फिर आप फील करेंगे कि यू हैव गॉट अ रिच पर्सन विद रेफरेंस टू द लेबर लॉ। तो यहाँ तक ये जो हमारी स्लाइड थी ये यहाँ पे खत्म हो गई है, इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया है। आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम अवेलेबल, क्वेश्चन कीजिए, पूछिए अगर आपके जहन में कोई चीज नहीं आई, वरना हम स्लाइड 2 पे चलते हैं। सर ये एक क्वेश्चन था, Over ये to you. लॉ 12 लॉज जो है ये स्टिल एक्टिव है? ऑल आर एक्टिव? हेलो जी मैं आपके साथ हूँ। जी, मैं पूछ रहा था कि ये जो 12 लॉ जो है ये स्टिल एक्टिव है ये अभी पाकिस्तान में? ये आज भी एक्टिव भी हैं और इम्प्लीमेंटेड भी हैं। सो देयर आर सम ऑर्डिनेंसेस, लॉ शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस हो या एक्ट हो जो भी हो, लेकिन ये 12 हैं तादाद में जिनका आपको पता होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब ये जो ऑर्डिनेंसेस जो हैं मेरे ख्याल में, मैंने अभी चेक किया था कि ये 1969 में मार्शल लॉ था हमारे पास, 1962 में हमारे पास मार्शल लॉ था, उस टाइम के ये शायद ऑर्डिनेंसेस जारी थे ये। तो हमने इनको अच्छा ट्राई नहीं अच्छा किया कि आपका इनको हम एक्ट में कन्वर्ट करें इनको? नहीं मैं आपको अभी इसको समझा देता हूँ। ये जो ऑर्डिनेंस जब 69 में बना था तो मार्शल लॉ लगा हुआ था, यहाँ तक आपने ठीक कहा। हम नंबर 9 की बात कर रहे हैं एक मिसाल के तौर जी पे। जी जी बाद में इसको असेंबली में बकायदा प्रेजेंट करके इसको लॉ की शक्ल दे दी गई, लेकिन चूंकि ये इसका जो ओरिजिन है वो ऑर्डिनेंस का है तो लिहाजा ये ओके, रहेगा ऑर्डिनेंस ही, लेकिन ये असेंबली से अप्रूव्ड है। असेंबली से अगर अप्रूव्ड ये है। बकायदा अप्रूव्ड ना होता तो ये खत्म हो चुका होता। ओके सर, एक और क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो जितने भी लेट्स फॉर एग्जांपल हम निशात ग्रुप ही लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम निशात ग्रुप ही लेते हैं, जब निशात ग्रुप रजिस्टर्ड होती है पाकिस्तान के अंदर एज अ कंपनी, तो उसके ऊपर ये लागू है कि उसने ये 12 लॉ जो हैं कि अगर लेट्स सपोज किसी आदमी की हक तलफी हो रही है तो वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है, उस कंपनी के अगेंस्ट इन लॉस को लेते जी हुए? जी जी डेफिनेटली जा सकता है। सो इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी, और मतलब कि या अगर मैं कहूं कि कुछ कंपनीज इसको फॉलो करती हैं, या इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी अच्छा which is जो registered in Pakistan? मैं आपको यही बताने लगा, जो इसका ताल्लुक है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के साथ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 50 लोग होंगे तो पीरा इम्प्लीमेंटेड होगा। ओके अगर आपके पास 5 लोग होंगे तो सोशल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगी, 5 लोग होंगे तो ईयूबी इंप्लीमेंटेड होगी। ओके all laws इस are like हवाले this, से जो मतलब नंबर depends ऑफ on number एम्प्लॉइज of हैं, people, all laws like this, या कुछ जनरल लॉज जी भी हैं? बिल्कुल जी, ऑल ऑल और कुछ जनरल भी हैं, कुछ और लॉज भी हैं। अभी हम जब अगली स्लाइड पे जाएंगे तो आपको मैं हर लॉ के साथ बताऊंगा कि कितने लोग होने चाहिए तो ये लॉ इंप्लीमेंटेड है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। Sir, I have a question. Sir, is it okay to not go for retirement? Like, अगर कोई काम करना चाह रहा है, तो do we need to, go for retirement between 65 or 70 years?
आपने मेंशन किया कि नहीं ऐसा नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाई लाइक माय एचआर टीम ऑलवेज कीप्स टेलिंग मी कि पहले 60 थी रिटायरमेंट एज, अब 65 है. इज इट डिफरेंट फॉर लाइक पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज? आप थोड़ा गाइड कर दीजिए प्लीज. मैंने मैं अभी गाइड कर, मैंने आपको ये बताया कि रिटायरमेंट एज का लेबर लॉ में जिक्र नहीं मिलता है। इसका मतलब जी. ये है कि जो कंपनी पॉलिसी बनाएगी कि हमने 55 पे रिटायर करना है, 58 पे करना है, 60 में करना है, तो पॉलिसी वो अनाउंस हो जाएगी, सब लोगों को पता होगा। ये इंटरनल मैटर है, इसका लॉ से ताल्लुक नहीं है। ठीक, थैंक यू. अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉइज हैं, वो 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो 65 की एज में रिटायर होते हैं। ओके. तो जिस तरह आपका इदारा है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वहां पे आप देख लो कि जो लोग आपको रिक्वायर्ड हैं, क्या मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ऐसी स्किल तो नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल ना हो, आप उसको रिटायर कर दे, बाद में हमें बंदा ना मिले। तो इन जी. सप्लाई एंड डिमांड को सामने रख के, तो नॉर्मली जो इदारे हैं, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि वो 60 की एज में ही वो रिटायर करते हैं। लेकिन ये लॉ नहीं है, ये आपकी इंटरनल पॉलिसी है और आपका लोकल मैटर है। ओके, थैंक यू. आगे चलें, अगली स्लाइड पे चलें। जी. ओके। जी, हम अगली स्लाइड पे आ गए। आप देख रहे हैं लेबर कोड ऑफ पाकिस्तान। जी सर। जी सर, विजिबल है सर। चले, ग्रेट, ठीक हो गया। अच्छा जी, जिसका मैंने आपको अभी बताया कि हम इसको एक मैंने शेड्यूल सा बना लिया है, इसमें 30 आइटम्स हैं। तो ये जो शेड्यूल है, ये आपको मिल जाएगा, मैं मुस्तफा साहब से शेयर कर लूंगा, वो आपसे शेयर कर लेंगे। तो ये आपकी टेबल पे अवेलेबल होगा हर वक्त। अगर इसकी सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में रखेंगे तो भी आपके पास होगी। तो एक बार हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि आपको किसी और चीज की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। तो वर्कर्स फैसिलिटीज एंड बेनिफिट एट अ ग्लैंस। तो दिस इज माय विजिटिंग कार्ड, आई एम अमजद भट्ट। एक आइटम का इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 आइटम है, दैट इज बोनस। इसका रेफरेंस है अंडर सेक्शन 10C, पंजाब इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2012। तो ये लॉ जो है वो उन लोगों पे इंप्लीमेंट होगा जिस वक्त किसी इदारे में 20 लोग होंगे। तो अगर आपके पास 19 एम्प्लॉइज हैं तो ये लॉ आप पे एप्लीकेबल नहीं। लॉ ये कहता है कि अगर कोई इदारा प्रॉफिट अनाउंस करता है, जब उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, का वो 31 दिसंबर को हो या 30 जून को हो, तो उसने प्रॉफिट अनाउंस कर दिया, उसके अकाउंट्स जो है वो ऑडिट हो गए, सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई, तो उस पर 2 फाइनेंशियल लायबिलिटीज आयद हो जाती हैं। उसने 2 बोनसेस देने हैं। कब देने हैं? जब कोई इदारा प्रॉफिट डिक्लेयर कर दे। और इस जो बोनस को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज स्टैट्यूटरी बोनस भी इसको कहते हैं, और 10C का बोनस भी कहते हैं। ये स्टैंडिंग ऑर्डर का जो है वो सेक्शन 10 और सब सेक्शन जो है वो C है। तो 10C का बोनस जो है ये कहलाता है। तो इसके लिए 20 लोगों का एम्प्लॉय होना जरूरी है, और इसमें सारे के सारे वर्कर्स जो हैं ये इसके लिए इंटाइटल्ड हैं। इसके लिए कोई सैलरी की लिमिट नहीं है, और रेट क्या है? 1 ग्रॉस सैलरी। अब ये इसकी पेमेंट के लिए छोटा सा एक तरीकेकार है। इसके 4 स्टेप्स हैं, इसको आप अंडरस्टैंड कर लें, आपके लिए सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। तो स्टेप 1 क्या है कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट अनाउंस कर दिया है तो ये बोनस इस्टेब्लिश होता है। अगर कंपनी कहे कि जी हमें तो लॉस हो गया है, हमें तो प्रॉफिट नहीं हुआ फाइनेंशियल ईयर में, तो ये बोनस नहीं मिलता। पहली इसकी प्री कंडीशन क्या है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट अनाउंस करे। अब इसकी सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं। प्रॉफिट कितना है?
अगर प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो 1 महीने की सैलरी से ज्यादा है, प्रॉफिट साल का है, सैलरी 1 महीने की है। हम सैलरी ले लेते हैं, फर्ज कीजिए आपने 31 दिसंबर को साल क्लोज किया तो दिसंबर की सैलरी ले लें, और अगर आपने 30 जून को साल क्लोज किया तो आप जून की सैलरी ले लें, आखिरी महीने की सैलरी। तो प्रॉफिट कितना हुआ, दिसंबर की सैलरी से ज्यादा है, तो आप अपने एम्प्लॉय को एक बोनस देंगे, एक ग्रॉस सैलरी पे करें। ये सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन प्रॉफिट होना, और दूसरी कंडीशन वो जो बोनस जो प्रॉफिट है वो 1 महीने की सैलरी से ज्यादा है, तो एक पूरी सैलरी जो है वर्कर्स को बतौर प्रॉफिट की दी जाएगी, बीइंग अ टेंसी बोनस या स्टैट्यूटरी बोनस के। नेक्स्ट आ जाइए, वो जो प्रॉफिट है वो उतना ही है जितनी 1 महीने की सैलरी है। फर्ज कीजिए आपका सैलरी का बिल 5 मिलियन का है और प्रॉफिट भी 5 मिलियन है, तो हम जो बोनस है वो 30% देंगे। पहली कंडीशन क्या थी कि जो प्रॉफिट है वो सैलरी से ज्यादा है तो एक पूरी सैलरी दे देंगे, पूरा बोनस दे देंगे। अगर प्रॉफिट की अमाउंट और सैलरी के बिल की अमाउंट बराबर है तो 30% दे देंगे, और प्रॉफिट है लेकिन सैलरी की अमाउंट से कम है, यानी 5 मिलियन से कम है, तो हम उसको फिर 15% बोनस देते हैं। तो दिस इज द क्राइटेरिया। इसकी जो पे करने का टाइम फ्रेम है वो 90 डेज का है, यानी अगर आपने 31 दिसंबर को साल क्लोज किया है तो आपने 31 मार्च एक्सक्यूज सर, एक तक क्वेश्चन इसकी है। पेमेंट जो है वो करनी है। आने दें। ऐसे ही जो हम वेज की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट इक्वलेंस की, तो ये टोटल वेजेस की बात करेंगे ना हम, टोटल एम्प्लॉयज 20 का जो नंबर है, टोटल एम्प्लॉयज की मिला के जो डेली वेज है उस अगर उससे ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा तो फिर ये बोनस जो है लागू होगा। हाँ नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, इसको जरा दोबारा सुन लें। कंपनी ने प्रॉफिट अनाउंस कर दिया, और जो सैलरी का बिल है, क्योंकि हम लॉ की बात कर रहे हैं और लेबर लॉ जो है वो मैनेजमेंट के लोगों पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, इसमें परमानेंट एम्प्लॉइज आपके आ जाएंगे, परमानेंट वर्कर्स आ जाएंगे। तो फिलहाल हम परमानेंट वर्कर्स की ही बात कर रहे हैं। फर्ज कीजिए आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में 100 पीपल काम करते हैं, और जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो 30 हैं, और जो वर्कर्स हैं वो 70 हैं, तो 70 लोगों की सैलरी के बिल को बेस करेंगे हम। ठीक है, जो प्रॉफिट की रेशियो है वो 70 लोगों से जो ज्यादा होगी तो फिर प्रॉफिट लागू हुआ होगा, बोनस लागू होगा, जी सॉरी। ठीक है, जी गॉट इट। डेफिनेट जी डेफिनेटली ऐसे ही है। अच्छा, तो 4 कंडीशंस हमने देख ली, मैं फिर रिपीट किए देता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि प्रॉफिट अनाउंस करना जरूरी है, अगर अनाउंस किया कंपनी ने तो फिर बोनस की जस्टिफिकेशन बन जाती है। और अगर जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है दैट इज मोर देन 1 मंथ सैलरी बिल, तो आप एक एक बोनस देंगे, 100% ग्रॉस पे करेंगे। और अगर उसके बराबर है, जितना प्रॉफिट है उतना ही सैलरी का बिल है, तो 30% है। और अगर सैलरी के बिल से कम प्रॉफिट है तो फिर हम 15% जो है वो सैलरी का लोगों को पे करेंगे। तो ये 10C का बोनस है, जिस नंबर 1 पे रखा हुआ है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। आगे चलें। हेलो, आर यू विद मी? जी जी यस यस सर, सर। आपके साथ है। गुड, ठीक हो गया। नंबर 2 पे है जी कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस। ये वही स्टैंडिंग ऑर्डर, पहले हमने सेक्शन 10C देखा था, अब हम सेक्शन 10B देख रहे हैं, सेम स्टैंडिंग ऑर्डर का। ये लॉ ये कहता है, इसके लिए आपके पास ये लॉ कब इंप्लीमेंट होगा, जब 50 और मोर पीपल आपके पास हों। मिनिमम जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है दैट इज 50। लॉ ये कहता है कि वो तमाम लोग, तमाम वर्कर्स जो आपके पास जॉब कर रहे हैं, आपने उनकी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस करवानी है कम से कम 5 लाख रुपए में। यानी अगर खुदा ना खास्ता किसी वर्कर की डेथ हो जाती है तो आपने उसको 5 लाख रुपया देना है। अब 2 तरीके हैं पेमेंट करने के। एक तो यह है कि आप इंश्योरेंस करवा लें, खुदा ना खास्ता किसी वर्कर की डेथ हो गई तो उसका डेथ सर्टिफिकेट और जो क्लेम के डॉक्यूमेंट्स हैं जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने पॉलिसी ली हुई है, तो वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर दें, हफ्ते 10 में आपको 5 लाख रुपए का चेक मिल जाएगा। तो आप जिस वर्कर की डेथ हो गई है
खा वो एक्सीडेंट की डेथ है, खा वो नेचुरल डेथ है, खा वो बीमार था, वट आपकी पेरोल पे होना चाहिए वो, खा उसकी डेथ फैक्ट्री के अंदर हुई है, फैक्ट्री के बाहर हुई है, वट एवर द केस में भी, तो आप उसकी फैमिली को बुला के, तो जो भी तरीकेकार है लॉ का, तो आप उसको 5 लाख रुपए का चेक करें। एक उसका सेकंड ऑप्शन भी है, वो ये है कि लॉ को इस बात से गरज नहीं है कि आपने ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है या नहीं ली है। पॉलिसी नहीं ली है कोई बात नहीं है, तो अगर किसी वर्कर की डेथ हो गई है तो उसके लवाहिकीन को आपने 5 लाख रुपया पे करना है, आप उसका प्रपोजल बनाइए, चीफ साहब से, एमडी साहब से साइन करवाएं और उसको पे करवा दें। कंपनी खुद पे कर देगी अपनी पॉकेट से, उसके लिए पॉलिसी परचेज करना कतन कोई जरूरी नहीं। यानी लॉ का मौकफ जो फोकस है वो पेमेंट पे है, जो 5 लाख रुपए हमने करे कहाँ से आती है, थ्रू इंश्योरेंस क्लेम आए या थ्रू कंपनी पॉकेट है, इससे गरज नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये तो हमने सर एक क्वेश्चन है सर, आने दें। ये सेकंड में के अंदर ही कि यहाँ लिखा है दिस इज मिनिमम लिमिट ऑर्गेनाइजेशन कैन इंक्रीज द लिमिट। यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं इंक्रीज लिमिट करने के लिए, या वो डिपेंड नहीं, करता है कि मतलब ऐसा अपनी नहीं मर्जी होता। से वो डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज की कितनी केयर करती है। तो आप इट्स लाइक जिस वक्त इंश्योरेंस इमोशनल टाइप कह सकते हैं हम इसको जस्ट। नहीं, इमोशनल नहीं, इमोशनल नहीं है, एम्प्लॉय केयर है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जिस वक्त आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ निगोशिएट कर रहे होते तो उनके पास क्लाजें होती हैं ऐसी। आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो कहते हैं सर आपकी आवाज रुक गई है। आई थिंक दिस इज दैट कि हम एक थोड़ा सा डिफरेंट रख सकते हैं लिमिट्स, बिकॉज जो पर्क्स होते हैं जो जनरल मैनेजर है सीनियर मैनेजर है, उस बेसिस पे डिफरेंट हम दे सकते हैं, राइट? आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है एट द मोमेंट कि टू स्टार्ट कह कि 5 लाख की मिनिमम इज द रिक्वायरमेंट, बट इट कैन बी इंक्रीज बिकॉज आई थिंक कोई ग्रुप इंश्योरेंस की कंपनीज भी उसको डिवाइड कर लेती हैं in slabs of 5 lakh, 8 lakh, 10 lakh, depending on how high you want to go The and kind of what kind of condition is actually वो एक्सीडेंट या वो था उस पे जी जी पैकेजेस होते हैं। बिल्कुल और आई थिंक इसमें बिल्कुल आई लाइक टू ऐड, इसमें ग्रेड का सिस्टम भी होता है कि वो किस लेवल पे थे। yes exactly दैट्स हाउ आई थिंक इट रोल्स। जी आई थिंक ओके वही वो बात कर रहे हैं। But I'm surprised to hear that. I mean, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई ऑप्शन है without doing a group insurance. Like, can the company itself do this directly, or do we always have to go for the group insurance? Because medical का तो समझ आता है, लेकिन मुझे ये life insurance का जो group काम करते हैं वो नहीं इतना समझ आता था कि why we are doing a group insurance for life insurance. बेसिकली ये गिमिक्स होते हैं ना। आई थिंक ये इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना वो उसको जो है वो प्ले आउट करते हैं ऐसे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। That's true. Makes sense. Makes sense. इसके अलावा एक और चीज़ अगर आप लोग देखें तो मोस्ट ऑफ द लॉज जो सर दिखा रहे हैं वो पर्टेन करते हैं पंजाब को। तो इन जी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री दे में डिफर। फॉर एग्जांपल जैसे पेसी का एक नाम आया था प्रोविंशियल एम्प्लॉयज़ की है, सिंध के अंदर सेसी है सिंध एम्प्लॉयज़ के लिए। yeah तो रूल्स कैन बी डिफरेंट जी फॉर द ऐसे डिफरेंट ही रीजन्स। आई थिंक एक और चीज भी जो है ना, एक डायलमा सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर है वो ये है कि मोस्ट ऑफ दी फर्म्स जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। आई थिंक ये जो भी लॉज है आई थिंक एप्लीकेबल ही उस वक्त होंगे चाहे जब वो पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड फर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो। बिकॉज प्रॉफिट तो उसी वक्त ही पता चलेगा ना कि कंपनी के, क्योंकि उसकी जो है वो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह और उस पर फिर वो आ जब जाती वो है सारी। ICCP से रजिस्टर्ड होगी और वो अपने पब्लिक करेगी अपने एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई वाज थिंकिंग कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेटली, क्योंकि पाकिस्तान में तो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटली ही काम कर रही हैं,
तो अगर वो कहीं ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो अनाउंस ही नहीं करेगी उनका प्रॉफिट है, तो वो फिर कैसे लेबर को मिलेगा उसका अब प्रॉफिट, ही जो आगे उसकी जितनी भी टर्म्स है। आप जैसे देख लें शादी वाली साइड पर जाएं, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, लोग एलईडी लाइट्स की जो है उन्होंने बनाई हुई फैक्ट्रीज, वो बच्चों को हायर कर रहे हैं, लोगों को हायर कर रहे हैं, ऑल तो स्किल दे रहे हैं, उनको सिखा भी रहे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि उनकी कोई इस तरह की कोई राइट्स होंगे, बस उनको सैलरी पैकेज पर रखा हुआ होगा उन्होंने। आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं किए होंगे, डेली बेच पे ही होंगे। So I think इसके even अलावा लाइक ये जो लेबर, जी ज़ारा Rabia even लेकिन देखिए ना, मार्केट वैल्यू थोड़ा सा अगर रखें सामने और कंपटीशन को, फॉर एग्जांपल वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन इंजीनियरिंग बिजनेस इन पाकिस्तान, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं बोनसेस ये सब नहीं रखें, ये तो सब प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, राइट? फ्रॉम अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम वेरी क्लियर दैट इवन द ईयर द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रॉफिट, अगर हमारा स्प्लिट इवन हो रहा है या हम थोड़ा माइनस में भी है, तभी हमें कहीं ना कहीं टीम्स को एक बोनस देना पड़ता है, because otherwise the company also loses market value, right, to the competitors, because this is bonuses are also need of the need of everyone who's Which is working. why मैं दूसरा यही मैं सर exactly, से and पूछना चाह रही थी कि देखिए, it's not just based on profits, even if the law says कि आपको का प्रॉफिट है तो आप दे रहे हैं, लेकिन I would feel contrary, most of the companies would be giving bonuses, because आजकल ये जो talent acquisition है, I mean talent acquisition है, I mean I don't think it's possible to retain people unless you're meeting to these standards. That's just my but take. I'm sorry. no, it is, I second that, because monetary benefit जब तक, because unfortunately देखिए हम डेवलपिंग फेज के अंदर कंट्री, जी यहाँ पे पैसे की, कैश की जो है वो वैल्यू हमेशा रहेगी। ठीक है, आप जितना मर्जी जो है वो रोटी कपड़ा मकान और अलाउंसेस वगैरह देते हैं, जब तक लोगों को बोनस सैलरी, जैसे एनुअल बोनस सैलरीज मिलती है आई थिंक, तो वो जी बहुत ज्यादा क्लिक करती है एम्प्लॉयज को फॉर द मोटिवेशन और रिटेंशन में भी। yeah. Absolutely. I know, I remember in COVID times, like I think it was 2021 May, where the company we run by a fiscal year ending in June, but we could not manage bonuses in July. But at the same time, we committed to everyone that, just bear with us. And by the end of the year, we did complete the cycle and gave that bonus that we were due 6 months back. So, वो किए बगैर I don't think गुजारा इतना है. You won't believe, I would like to quote Nestle. The other day, I was having a discussion with one of my cousin. He was a management employee. His salary got cut down by 50% during the COVID duration. And I was surprised that Nestle is such a huge organization and Yes. they did that with their Yeah, employees. no, we heard that happening a lot. And Alhamdulillah, Allah is, is kind. हमारे जो दो मेन objectives during COVID यही थे कि हम किसी की कि हम सबकी सैलरी दें monthly, and हम किसी को let go ना करें. So that those were 2 years where we were being quite low on performance, and our aim were just these two, that we retain everybody and we pay everybody. It was difficult, but again, maybe हम like वो 1-2,000 लोग नहीं है, हम 200-300 हैं, तो कहीं ना कहीं we had to manage that out. Exactly. You have to, at times, organizations को भी sacrifice करना पड़ता है. If you let go an employee at harsh time, that employee is not coming back ever again. बिल्कुल. ज़ारा, आई वांट टू नो कि जैसे अब ये पूरा एक लेबर लॉ है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक उसके अंदर कौन लीड कर रहा होता है? मैंने तो टू बी ऑनेस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने किसी को भी नहीं देखा इसके ऊपर बात करते हुए, या स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज को इस तरह से बताते हुए, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से जो स्पेसिफिक सेक्टर होता है ये चीज देख रहा होता है लेबर लॉ से Yeah, Ravi, रिलेटेड। you're absolutely right. Actually, the onus falls on the manager या GM या जो भी head आपका HR कर रहा है. So alhamdulillah, like I've been working with our team and we have an HR person. जो जैसे जब हमारे इस्लामाबाद में employees like 5 numbers से ज़्यादा हुए, तो then he guided me कि भाई ये हमें देखना है, because ये EOBI manager needs to know all these things. And then like of course मैं going through this course is going to help me sit with my team and be like, hello, let's update our stuff, what's happening. क्योंकि यही है कि वो selectively अगर मुझे information देंगे तो selectively मुझे idea होगा. So it's actually the onus is on the HR, main HR का आपका जो manager होता है, और हमारा main senior manager
the top management level as well. I don't know if that helps, but the answer is that the person who's Yeah, I leading got HR. जी, are you with me? जी. I have a question regarding all the discussion. Anyone can please rectify me अगर मैं इसको identify करना चाह रही हूँ चीज मेरे mind में आ रही है कि don't you guys think कि जो हमारा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है जब हम किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं कुछ भी तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लेटर के अंदर ये लेबर लॉ की चीजें मेंशन होनी चाहिए. सॉरी रबिया, आप क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगे. जी मैं ये कह रही थी उमर कि जो हम किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हैं अब उसके अंदर हम उसको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो देते हैं प्रॉपर जिसके अंदर हम उसकी सारी एम्प्लॉय वर्क से रिलेटेड सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं उसके अंदर डोंट यू गाइस थिंक कि उसके अंदर ये लेबर लॉ की जो चीज़ें हैं मेंशन होनी चाहिए ताकि वो उसको एटलीस्ट एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लेटर एक चीज़ होती है जो हम हर कोई पढ़ता है बिफोर ज्वाइन एनी जॉब. Yes, exactly. You're very right. I believe के is the how professionally the thing goes like is that कि contract letter जो है वो दिया जाता है पढ़ने के लिए. And then the person goes through that contract and everything, and then उसके 1 या 2 दिन के बाद जो है वो उनकी साइन अप वगैरह सारी होती है जो बिल्कुल. प्रोफेशनल तरीकाकार है जो हमने पढ़ा हुआ है. लेकिन इंडस्ट्री में इतना टाइम नहीं होता, वो इतना देते ही नहीं आपको पढ़ने के लिए. मतलब इफ आई टॉक अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशन तो हम लोग भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स और यहाँ तक के कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स जो है वो जॉब की ज्वाइनिंग के 3 माह बाद 6 माह बाद मिल दे रहे होते हैं. एंड सेम गोज फॉर दी आई बीन टू दुबई एज वेल, तो उधर भी जो है वो यही सिनेरियो होता है. पूरा एक पेजेस का पूरा एक शैक होता है, वो आप उसको पढ़ते हैं पढ़ने लगे तो वो फिर टाइम लग जाता है. आइडियल सिचुएशन ये होती है कि वो But I शेयर कर think देते हैं उसकी सॉफ्ट फाइल और वो उसको But गो थ्रू कर ले obviously, पढ़ लें. I also feel that जो जैसे हम like अभी ये कोर्स एक भी ले रहे बेसिक हैं या चीजें है ना HR, ज़ारा. लेकिन ये जो HR के हम डिटेल्स पढ़ रहे हैं. So the idea I think is overall that the people who make the HR personnel
of any company, they are the ones who need to implement that. And so I think even at the introduction, अगर हम इतनी information दे देते हैं labor laws की, देखिए information देना तो मना नहीं है. So is it required at the beginning, at the first day of the job, or you Exactly. can share it later as well, right? क्योंकि फोर्स में इतना वो बम्बार्डमेंट हो जाता है. लेकिन यस, आई थिंक कि HR में जो हायर हो रहा है, उनको तो मतलब उनके ये इंटरव्यू में होना चाहिए that whether they know all these things or not. But अगर Exactly. ऐसा होता तो I feel even I would not get through because I don't know all of these things. But I feel Exactly. Same that's what. here. And of course, in upholding this is difficult. And I also find कि लिख के जब आप दे देते हैं तो फिर उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ ग्रे एरियाज हियर, जिस तरह सर भी बता रहे. और इवन लीगली हम कुछ वो कर तो सकते हैं रेजिस्ट, लेकिन कितना यहाँ पे कितना होता है उसका आई थिंक आप लोग सब बेहतर जानते हैं. जी सर, आई थिंक सर इज बैक. लेबर डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर साहब बैठे हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं कंपनसेशन कमिश्नर. तो हमने वो जो चेक है उनकी कोर्ट में देना है, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो जिस वर्कर की डेथ हुई है उसके लवाहिकीन को बुलाएं, लीगल ईयर्स को बुलाएं और उसकी पेमेंट जो है वो कर दें. तो हमने डायरेक्ट पेमेंट नहीं करनी है, वो चेक जो है वो इन केस ऑफ डेथ है या इन केस ऑफ एनी अदर इंजरीज है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया है तो हमने कुछ पेमेंट करनी है. तो बस ये देख लीजिए, अगर वर्कर जिंदा है तो उसको बुला के दे दीजिए, अगर वर्कर की डेथ हो गई है तो हम थ्रू कोर्ट उसकी पेमेंट करेंगे, डायरेक्टली उसकी पेमेंट नहीं करेंगे. इज इट क्लियर? हेलो. Yes, sir, we can hear you. अच्छा चले, नंबर 3 पे जी ग्रेजुटी आ जाती है. ये भी स्टैंडिंग ऑर्डर का सेक्शन जो है वो 12(6) इसको डील करता है. तो ये एंड सर्विस बेनिफिट होता है, इसके लिए 10 और मोर वर्कर्स का होना जरूरी है. अगर आपके दायरे में 10 से ज्यादा लोग हैं तो ग्रेजुटी का लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होगा. तो लॉ दो चीज़ों को डिस्कस करता है. लॉ ये कहता है कि आप ग्रेजुटी पे करना चाहें तो कंपनी उसकी पॉलिसी अनाउंस कर दे, या कंपनी अगर प्रोविडेंट फंड देना चाहती है तो उसकी पॉलिसी अनाउंस कर दे. लॉ इज सेम. तो कुछ इदारे ऐसे हैं जो ग्रेजुटी पे करते हैं. ग्रेजुटी की जो साइकोलॉजी है, इसमें सारी की सारी जो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इदारे पे यानी एम्प्लॉयर पे आ जाती है. इसमें वर्कर्स की कोई डिडक्शन नहीं होती, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता.
तो सिंपली इसका रूल बड़ा सादा सा है, ग्रॉस सैलरी है। और फर्ज कीजिए अगर किसी वर्कर ने 10 साल सर्व किया है, 10 ईयर, उसके बाद वो छोड़ के जा रहा है, तो 10 ईयर 10 मल्टीप्लाई बाई लास्ट ड्रॉन ग्रॉस सैलरी, तो उसको जो है हम जो भी अमाउंट बनेगी, फर्ज कीजिए उसकी सैलरी जो थी वो 100,000 थी, तो 10 साल के बाद वो 10 लाख रुपया ग्रेजुटी का मुस्तक होगा, हम उसको पे करना है, और इसमें उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक तो ये स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। दूसरा जो है वो प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड में 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो कंपनी का होता है, और 50% कंट्रीब्यूशन जो है वो वर्कर का, एम्प्लॉय का होता है। इसका मतलब ये हो गया कंपनी की जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 50% कम हो गई। तो उसका प्रोसीजर ये है कि आप ग्रॉस सैलरी ले लें, बेसिक सैलरी ले सॉरी लें। सर, आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन। सर ये प्रोविडेंट फंड का जो आपने भी लास्ट पॉइंट बोला, इस पॉइंट को थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं प्लीज? हाँ, वो इस तरह है कि जिस वक्त हम प्रोविडेंट फंड की पॉलिसी कंपनी में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो फर्ज कीजिए मार्केट में जो आजकल प्रैक्टिस चल रही है, दैट इज 8.33% ऑफ ग्रॉस सैलरी। ये वर्कर की सैलरी में से डिडक्शन होती है, और सेम अमाउंट 8.33% जो है वो कंपनी पे करती है। तो टोटल हो गया 16.66% ऑफ द सैलरी। ये हम हर महीने सारे वर्कर्स की, जिन लोगों ने प्रोविडेंट फंड को ज्वाइन किया हुआ होता है, वो हम किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं मंथली बेसिस पे। और फर्ज कीजिए आपने नेशनल सेविंग सेंटर में इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो हर महीने पेमेंट जा रही है 16.66% जो है। तो साल के एंड में जो कंपनी ने इन्वेस्ट किया वो, जो एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किया वो, और फिर जो बैंक की तरफ से प्रॉफिट आया, तो ये कलेक्टिवली सारा मिला के एक ग्रॉस सैलरी के बराबर होना चाहिए। तो एक ग्रॉस सैलरी के बराबर होने का मतलब ये है कि अगर आप ये फील करते हैं जी 8.33 नहीं होना चाहिए, 10% होना चाहिए, ये कर लीजिए, इसको कम कर लें, ज्यादा कर लें, जितनी भी सैलरी है। तो लॉ का मकसद एट द एंड ऑफ द ईयर एक सैलरी देना है, उतनी ही सैलरी जितनी की ग्रेजुटी में दी जाती है। तो परसेंटेज मैटर नहीं करती है, ये डिपेंड करता है कि एक सैलरी बन रही है ठीक या है नहीं बन रही। परसेंटेज को थोड़ा बहुत माइनर सा एडजस्ट किया जा सर। सकता है। प्रोविडेंट फंड जो है वो लागू कब होता है, मतलब वो मेच्योर कब होता है, कि मतलब अ, इतना टाइम पीरियड के लिए एम्प्लॉय ने काम किया है तो उसके बाद प्रोविडेंट के लिए वो एलिजिबल है? वो जिस वक्त उसका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है 3 महीने का, 90 डेज का, तो उसके बाद फिर उसकी एलिजिबिलिटी शुरू हो जाती ओके, थैंक यू। है। तो लॉ कहता है या तो आप ग्रेजुटी दें या प्रोविडेंट फंड दें, और कुछ इदारे ऐसे हैं जो प्रोविडेंट फंड भी देते हैं, ग्रेजुटी भी देते हैं। तो वहां पे जो टर्नओवर है वो एम्प्लॉइज का ऑलमोस्ट वो जीरो के बराबर ही होता है। बहुत कम लोग जो है वो छोड़ के जाते हैं। कितना अच्छा इदारा है, लॉ ने तो कहा है कि हमें आप प्रोविडेंट फंड दें, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेजुटी भी मिलती है, प्रोविडेंट फंड भी मिलता है। तो फिर वो लोगों के लिए ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है कि यार वहां पे जॉब करना है, वो बड़ी जबरदस्त। राइट जी, यहाँ तक आई होप कि आप क्लियर हैं। अगर नहीं है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नंबर 3 और 4 जो है एक दूसरे के साथ मिले जुले से पॉइंट्स हैं। नंबर 5 पे आ जाते हैं। जो नंबर 5 पे आइटम है मेडिकल चेकअप की है। ये फैक्ट्रीज एक्ट 1934 में सेक्शन 23A इसको डील करती है। इसके लिए 10 एम्प्लॉइज का होना जरूरी है। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आपके इदारे में आते हैं और लोगों को वो इंजेक्शन लगाते हैं, और इंजेक्शन लगाते हैं टीबी और कॉलरा, ये दो ऐसी डिजीजेज हैं जो कॉन्टेगियस हैं, एक से दूसरे को लगती हैं। यानी खुदा ना खास्ता अगर किसी एक बंदे को लंग्स का प्रॉब्लम है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, टीबी हो गई है, तो इम्कान है वो अपने को वर्कर को भी बीमार कर देगा। या किसी को कॉलरा है, हैजा हो गया है खुदा ना खास्ता, तो वो भी कॉन्टेजियस है। और अभी लेजिस्लेशन हो रही है कि हेपाटाइटिस को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। अभी तक वो लेजिस्लेशन मुकम्मल नहीं हुई है, तो अभी तक 2 डिजीजेज हैं जिनके खिलाफ जो है वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और ये साल में 2 मरतबा होता है। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, वर्कर्स को इंजेक्शन लगाते हैं, एंड 10 रुपीज पर हेड वो चार्ज करते हैं, 10 रुपीज पर हेड। और 6 महीने के लिए, फिर साल में इसका मतलब है 2 मरतबा आएंगे तो 20 रुपीज पर हेड की कॉस्ट है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है
कि इंजेक्शन ये जरूर लगवाने चाहिए वर्कर। नंबर 6 पे है जी कैंटीन। इसके लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1934 का सेक्शन 24 डील करता है। इसके लिए पहले इसको देखें आप, मैंने इसको येलो हाईलाइट किया हुआ। पहले यहाँ पे 250 लिखा हुआ था, यानी आपके इदारे में अगर 250 लोग काम करते हैं, 250 लोग काम करते हैं, तो उनके लिए कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है। लेकिन अब क्योंकि लॉ थोड़ा सा चेंज हो गया तो उन्होंने इसको 100 कर दिया। अगर आपके 100 वर्कर्स हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक कैंटीन स्टैब्लिश करें और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडाइज रेट पे फूड प्रोवाइड करें। तो ये कैंटीन जो है वो बाय लॉ है। ओवर टाइम इज अ वेरी सीरियस मैटर। ये फैक्ट्रीज एक्ट का सेक्शन 47(1) जो है इसको डील करता है। इसके लिए 10 लोगों का होना जरूरी है। अगर 10 से कम लोग हैं तो फिर ओवर टाइम ये लॉ जो है वो आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसके 4 स्टेप्स हैं, तो जरा देख लीजिएगा कि 8 घंटे हमने काम करना है और 8 घंटे की सैलरी जो है जो भी आपने नेगोशिएट कर ली है वो फिक्स हो चुकी है। तो आप डेली उससे 2 घंटे ओवर टाइम ले सकते हैं।